तो हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बुक निकाल के रखो आप लोग अपनी। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इंडियन का मतलब हमारे जो देश में चल रहा है भारत में, रेगुलेटरी का मतलब समझते हैं, रेगुलेटरी का मतलब होता है रूल रेगुलेशन जो इंडिया में डाले गए। ठीक है, रेगुलेटरी का मतलब होता है, रेगुलेटरी का मतलब रूल्स रेगुलेशंस, जहां पे हम रेगुलेट कर सकें, ऑथराइज कर सकें किसी को, मतलब कोई बंदा अपनी पावर दिखा सके कि हाँ ये हमारे देश के कानून है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको लागू कैसे करना है, फॉलो कैसे करवाना है लोगों से, ये सारी चीजें होती हैं रेगुलेटरी में। मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाना, सिस्टम बनाना। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ये पूरा का पूरा मॉडल, क्या सिस्टम आपने बनाया, कैसा स्ट्रक्चर आपने बनाया, तो रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो करवाने हैं, ठीक है, उसका कैसे सिस्टम बनाया आपने, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो इंडिया में हम बात करते हैं, मतलब ये वाला चैप्टर ना एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, लो। हमारे लिए लो कौन सा है, बिजनेस लो। तो सिर्फ बिजनेस लो नहीं होता इंडिया में। इंडिया इज द वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट या डेमोग्राफिक कंट्री है। कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो सबसे ज्यादा रूल बना के रखता है पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूएसए। ठीक है, ये जैसे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे जो टॉप 5-6। वैसे तो यूएसए ने सीधा बोला हुआ है यूएन ने कि सभी को डेमोक्रेसी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती वहां पे इलेक्शंस नहीं होते। तो आज से 1-2 साल पहले या कुछ साल पहले, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया, तुम्हें पता है ना किम जोंग वाला, वो संकी, आधे बंदों ने तो सुन भी नहीं रखा हुआ, सुन रखा है ना नॉर्थ कोरिया वाला तानाशाह कौन है, वो किम जोंग, इतना सा है बेचारा, सीधा कहता अमेरिका को उड़ाऊंगा मैं। अभी थोड़े दिन पहले, तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले, वो किम जोंग ने क्या किया, न्यूक्लियर पावर, एटम बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में 7-8 कंट्रीज हैं जिनके पास एटम बॉम्ब है, जिसमें से इंडिया भी एक कंट्री है। मूवी देखी होगी परमाणु, नहीं देखी हुई तो पढ़ लेना। अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे वो कौन थे प्रेसिडेंट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों की जोड़ी ने सब कुछ किया था। अब बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती। तो यूएन ने बोला, यूएसए ने, कि पूरा वर्ल्ड डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो बोला भाई साहब हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे। अमेरिका दादागिरी दिखाता है पूरे वर्ल्ड में हमेशा, कुछ नहीं होएगा, हमला कर देगा, युद्ध कर लेगा। तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया को बोला आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शन करवाओ, और जो लोग आप लोगों को इलेक्ट करेंगे मंत्रियों को, वही देश चलाएंगे, देश की सरकार चलेंगे। किम जोंग बेचारा संकी कहता अच्छा ये बात है, कहता लो जी 3 दिन के बाद या 1 महीने के बाद इलेक्शंस है। इलेक्शंस में किम जोंग को 100% वोटिंग डली भाई साहब, 100%। अगर 10 करोड़ वोट है, 1 करोड़ वोट है, 1 करोड़ वोट उसी को डला, और जो वोट नहीं डला सीधा फांसी। तो मतलब है कहता, तो उसका रिजल्ट यूएन को पेश कर दिया, कहते आपको इलेक्शन चाहिए थे, ये लो। तो ठीक है, मैं यूं गद्दी पे, पुश्तें चली आ रही हैं, अगले आने वाली पुश्त में उसकी बेटी बैठेगी आने वाले 10-15-20 सालों में। तो अब जो मर्जी कंट्री हो, वहां पे कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन चाहिए होते हैं। जैसे किम जोंग ने बोला, जब उसके फादर की डेथ हुई थी, सबको रोना है तो रोना पड़ेगा, आंसू आए ना आए। जैसे लड़कियां विदाई के टाइम पे कहां से आंसू लाती है पता नहीं, कार में बैठते ठीक हो जाती हैं, तो ऐसे आंसू लाने पड़ेंगे। किसने बोला, किम जोंग ने बोला कि ये मेरे फादर साहब की बरसी वाला दिन है। ठीक है जी, जैसा उसका हेयर स्टाइल है, या तो वैसा हेयर स्टाइल करवाना है, कभी कभी ऐसा मतलब वो डाल देता है, या वैसा किसी को नहीं कराना। ठीक है, साउथ कोरिया के साथ उनकी लगती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की है तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की है, उनके साथ कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते, सीधा गोली। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जैसे सीबीएसई का सिस्टम फेल है ना, कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो सरकार में हैं, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा हमारे मतलब जो देश के, जिनका रिजल्ट सफर हुआ है। अब जैसे पलक का रिजल्ट कल हम देख रहे थे, ठीक है, पलक के मार्क्स कम आए हैं अकाउंट्स में। कल इसकी आंसर शीट आई, आंसर शीट में इसका 24th क्वेश्चन था, याद करो, तुम्हें याद होगा, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया था, ऑथराइज कैपिटल बताओ, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, बैलेंस शीट में कितना आएगा, इसके 6 के 6 जीरो दिए हुए हैं। कल मैंने चेक किए, मेरे को डाउट हुआ, मैं कि यार 6 क्वेश्चन ये कौन से हैं जिसमें जीरो, तो मेरे को याद है बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होगा, तो मैंने बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन किया।
सेकंड गलत है और सिक्स्थ गलत है, चार ठीक है, 0 नंबर मिला हुआ है। बताओ अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे? तो बात यह है कि हर चीज के लिए रूल रेगुलेशन इंडिया में होने चाहिए, स्ट्रिक्ट फॉलो करवाने चाहिए। हमारा सब्जेक्ट लॉ के ऊपर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे मिनिस्ट्री है, चाहे फाइनेंस है। तो लॉ सब्जेक्ट कहता है, तो जो हम लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि किसी भी चीज को फॉलो करवाने के लिए इंडिया में पहली बात है रूल रेगुलेशन होने चाहिए पूरे वर्ल्ड में। वो रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, किसके ऊपर एनफोर्स होंगे, किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, कौन उसको एनफोर्स करवाएगा अगर कुछ गलत हो रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी मतलब लॉ वगैरह सारा कुछ, फ्रेमवर्क मतलब कैसा सिस्टम बना हुआ है। अब यहाँ पे सिस्टम कैसे बनता है, पार्लियामेंट में लॉ बन गया किसी चीज का लेके, ठीक है, जैसे सीबीएसई ने बोला ओएसएम चेकिंग होगी, करेंगे कौन, टीचर करेंगे, उसके लिए लॉ बनाने पड़ेंगे, गलतियां होगी तो कौन ठीक करेगा, अगर सिस्टम ही गलत हुआ तो किसको पनिशमेंट मिलेगी, ये सारी चीजें लॉ के अंडर आती हैं। तो ये लॉ जो है बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बात स्टार्ट की थी, इंडिया में मैक्सिमम हर चीज के लिए लॉ बने हुए हैं। हाँ वो अलग बात है, ग्राउंड लेवल पे आके हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते प्रॉपर। तो जैसे लॉ बनेंगे, ठीक है, सबसे पहले लॉ बनेगा, सबसे पहले लॉ बनेगा, ठीक है, कहां पे बनेगा, पार्लियामेंट में लॉ बनेगा। पार्लियामेंट में लॉ जब बनता है कैसे बनता है, सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर कहां जाता है, राज्यसभा में जाता है, अपर हाउस लोअर हाउस, फिर उसके बाद मतलब लोकसभा में क्या पार्लियामेंट में क्या जाता है, सबसे पहले बिल जाता है, प्रपोज्ड बिल, ये हमने पहले भी सीखा था इंडिया में लॉ कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बिल पेश होता है, दोनों हाउसेज में पास होएगा, ठीक है, फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, असेंट करता है। फिर प्रेसिडेंट जैसे असेंट करता है वो ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है ऑफिशियल पब्लिकेशन, मतलब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देगी, ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में डेट डाली जाती है कि इस दिन से ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे और इंडिया में सभी को कंप्लाई करना पड़ेगा। मस्ट वर्ड होता है, मस्ट मतलब मस्ट कंप्लाई। ये क्या के लिए है, हर चीज के लिए रूल्स या रेगुलेशन। जैसे स्कैम होते हैं आजकल डिजिटली, तो उसके लिए अलग रूल बने हुए हैं। तो ये सारी सिस्टम एक बार के लिए लॉ बन गया, ठीक है जी, बना दिया। अब कई तरह के लॉ हो सकते हैं, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है यानी कि पार्लियामेंट में, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब कि स्टेट की पार्लियामेंट। स्टेट अपने लॉ खुद बनाती है, पानी के, बिजली के, फलाना फलाना फलाना। सेंटर अपने लॉ खुद बनाती है जो पूरे देश में एप्लीकेबल होंगे। अब जैसे ही लॉ बन गए, इस लॉ को कंप्लाई करना है। कंप्लाई कौन करवाएगा, मतलब उसको एनफोर्स कौन करवाएगा, एनफोर्स। एनफोर्स करवाने का मतलब होता है कि उसको लागू करवाना। कल को कोई कंप्लेंट हुई, अगर आपने कोई भी चीज इंडिया मतलब राजपुरा में रह के आपने सही से कंप्लाई नहीं की, फॉलो नहीं की, तो दिल्ली जाओगे क्या, दिल्ली में की कोर्ट कचहरी में जाओगे, यहाँ पे वैसे ऑफिसर बैठे होंगे। तो एनफोर्स कौन करवाता है, आईएएस, आईआरएस, जो इंडियन सिविल सर्विसेज वाले नहीं होते, सुना हुआ है ना कि हमने सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने हैं, यूपीएससी के एग्जाम देने हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस वाले, इनको 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 क्या दी गई होती है, ड्यूटी दी गई होती है कि आप अपने एरिया में वो लॉ रेगुलेशन को एनफोर्स करवाओ, फॉलो अप करवाओ, सही से चलाओ। फिर क्या होता है, जब एनफोर्स करवाना होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी बनी हुई हैं। मिनिस्ट्रीज वैसे तो ऊपर होना चाहिए था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं करवा रहा, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। तो मिनिस्ट्रीज बनी होती हैं। अब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, पूरे भारत के लिए लॉ बना दिया। अब इतने सारी चीजें हैं, देखो, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ठीक है, और रोड मिनिस्ट्री, एयरप्लेन एयर वाली मिनिस्ट्री, मतलब कितने सारी मिनिस्ट्रीज हैं। क्या एक डिपार्टमेंट होगा क्या, नहीं। तो आपको क्या दिया गया, टोटल 55 56 मिनिस्ट्री दी गई, जिसके अंदर मिनिस्टर बैठे होते हैं। मिनिस्टर के बाद आईएएस, आईएफआरएस, आईआरएस वाले लोग बैठे होते हैं जो यूपीएससी क्रैक करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, आप कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईआरएस बन गए, ठीक है जी, आईपीएस बन गए, तो 100 तरह की पोस्ट होती है उसमें। तो स्टार्टिंग वाली पोस्ट 5 पोस्ट कौन सी होती है, सबसे पहले आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस। आईआरएस, आईएएस, आईपीएस कौन बनते हैं, आईएएस जो वो पूरे अपने एरिया के कामकाज संभालते हैं, आईपीएस जो पुलिस के कामकाज संभालते हैं, फिर आते हैं आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस,
जो जिनको जॉब, यूपीएससी उन्होंने भी क्रैक किया है, सिविल सर्विस उन्होंने भी क्रैक किया, प्री मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। जो सबसे पहले आईएएस लगेगा उसको लोकल टाइप के काम मिलते हैं, ओवरऑल शहर संभालने के। आईपीएस को पुलिस प्रशासन वाले काम मिलते हैं कि मेरे को तो पुलिस वाला बनना है। मूवी देखी है ना 12th फेल, तो उसमें मनोज कुमार शर्मा क्या बनता है, आईपीएस, मतलब वो सेकंड रैंक जॉब है सिविल सर्विसेज में। थर्ड लाइन पे आता है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू मतलब पैसा, तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में जॉब मिलती है कि तुम इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट संभालो, इनकम टैक्स में कमिश्नर लगोगे, जीएसटी का कामकाज संभालो, इकोनॉमिक्स का कामकाज संभालो। तो ऐसे सिविल सर्विसेज में ये वाली पोस्ट होती हैं। मतलब अगर मुझे क्लास +1 +2 में थोड़ी सी नॉलेज होती तो मैं सीए ना करके, मतलब जो मेरा अंदर दिली ख्वाहिश है ना, मैं सिविल सर्विसेज में जाता। पिछले 4 साल पहले 5 साल पहले तक कोविड के बाद मैं सोच रहा था यार एक बार तो मेरे को प्री देना ही देना है, चाहे मैं फेल हूं चाहे मैं 0 नंबर लेके आऊं, मुझे एक बार चेक करना है। लेकिन उन दिनों मैंने अपना ऑफिस और इंस्टीट्यूट नया नया खोला था, तो मेरा वो साल 1.5 साल उसी में निकलता चला गया, तो उसके बाद मैं भर ही नहीं पाया। मतलब बड़ा मन था मेरा वो इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने का, ठीक है, आईएएस आईपीएस आईआरएस वाली सर्विसेज, तो वहां पे पोस्ट होती है। तो जो हमारे काम की पोस्ट है कॉमर्स वाली वो होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सर कैसे होता है, सिविल सर्विसेज में पोस्ट मिल गई तो वो क्या संभालेंगे, इनकम टैक्स में कमिश्नर बन गए, जीएसटी में बन गए, इकोनॉमिक्स वाले में बन गए, जहां पे रेवेन्यू बजट फाइनेंस ये वाला मैटर हो। सोच के देखो, मिनिस्ट्रीज के अंदर बैठा है मिनिस्टर, मिनिस्टर को काम संभालना है और उसको आगे चाहिए आईएएस आईपीएस आईआरएस वाले यूपीएससी वाले लोग। तभी तो मिनिस्टर कहते हैं ना, जब सिंघम आता है या कोई अच्छा काम करने लगता है तो क्या बोलते हैं, भाई साहब तेरी तो मैं ट्रांसफर करा दूंगा। आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर कितनी होती है, 20-30 साल वो जॉब करते हैं 50 बार। अगर कोई ऑनेस्ट है उसको या तो जंगलों में भेज देंगे, गांव में भेज देंगे, बैकवर्ड एरिया में भेज देंगे, वहां पे रूल रेगुलेशन फॉलो कराओ। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारा जो आता है वो लॉ में आता है। जितनी भी चीजें करोगे ये सारा कुछ जनरल नॉलेज के अलावा सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, आपको ओवरऑल समझ में आ जाए ऐसा चाहिए क्यों होता है। ठीक है जी, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो अंग्रेज बना के चले गए, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो हम बना रहे हैं। चलो जी करें शुरू। तो सबसे पहले, ठीक है, अब सबसे पहले इधर देखो, इस चैप्टर के ओवरव्यू पे आ जाओ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क IRF। सबसे पहले कह रहे हैं लो क्या होता है, वो हमने सीखा, लो क्या होते हैं, रूल्स या रेगुलेशंस, ठीक है, किसी चीज को बनाने के लिए, मतलब इंडिया। अब अगर आपको यार घर में रहना है, मुझे एक बात बताओ, घर में एंट्री आपकी कितने बजे होगी, 7-8-9 बजे। ये एग्जांपल आपके बैच में दिया था, पता नहीं +1-2 वाले बैच में दिया था। तो अगर 8-9 बजे तक एंट्री है, बर्थडे पे जाना है, कहीं पे जाना है, तो जो घर पे रूल बनाए हुए हैं किसने बनाए हुए हैं, पिताजी ने। तो वो रूल जो बना दिए गए ये हमारे घर का लो है, यही है शासन, यही है वचन। अब एनफोर्स कौन कराएगा, एनफोर्समेंट कराने के लिए लोग चाहिए। पापा ने रूल्स बना दिए, घर पे बेटा और बिटिया सही से कर रहे हैं कि नहीं, मम्मी को छोड़ दिया, तो मम्मी क्या हुआ घर की, कलेक्टर साहिबा। तो वो कलेक्टर देखते हैं कि काम करवा रहा है कि नहीं करा रहा। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ बनते कहां से हैं, देखेंगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैंने बताया मेनली पार्लियामेंट के थ्रू बनते होते हैं अगर सेंटर के लॉ हो। टाइप्स ऑफ लॉ, कुछ होते हैं क्रिमिनल लॉ, कुछ होते हैं सिविल लॉ, सुन रखा है किसी ने। क्रिमिनल लॉ अगर आपने किसी को टपका दिया, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या होते होंगे फिर, सिविल लॉ क्या होते हैं सर, ऋतिक रोशन और सुजैन खान का डाइवोर्स हो गया, डिस्प्यूट हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का डिस्प्यूट हो गया, मामला सुलझाओ। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के ऊपर केस कर दिया, मुझे बताओ क्या ये वाले केस है, नहीं ये वाले केस है। मतलब अदर फैमिली मैटर्स हो गए, डाइवोर्स मैटर्स हो गए, बिजनेस के केसेस हो गए, दैट इज मतलब दैट कम्स अंडर द सिविल लॉ। फिर होते हैं, ये होते हैं टाइप्स ऑफ लॉ में। टाइप्स ऑफ लॉ के अंदर ये आ गया क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, जो सेंटर स्टेट के कॉमन हो सकते हैं, नॉर्मली ये केस लॉज होते हैं, जजमेंट। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, कहते हैं अगर सिमिलर ऐसे केसेस आएंगे तो वो कॉमन लॉ में आप फॉलो करवा लेना। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि सबको मौका मिलना चाहिए। इसके बाद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में और क्या आया, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज। बॉडीज कौन होती हैं, वैसे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं। पार्लियामेंट में एक एक्ट बन गया, लॉ बन गया, पहले ही बड़ी मुश्किल से आया, सारे एमपी को मनाया, तरले किए, ठीक है। मूवी देखना, जब आर्टिकल 370 हटा था ना, आज से 5-7 साल पहले मोदी सरकार ने जब आर्टिकल 370 हटाया था, वो मूवी देखना आप। उसमें
मतलब मिन्नतें करनी पड़ती हैं स्टेट वालों को। अब कोई कोई स्टेट वाले, ठीक है, हम कोई नाम नहीं ले रहे, लेकिन जैसे मूवी में दिखाया गया 100% सच है। बाहर कनाडा, पाकिस्तान, कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है, जैसे पंजाब में होती है। पंजाब में फंडिंग किस चीज के लिए होती है कि पंजाब को अलग करवा दो इंडिया से। अब अगर आप पंजाबियों से पूछोगे, हम पंजाब में रहते हैं, किसी भी पंजाबियों से पूछोगे क्या वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं? देखो 90% तो नहीं होना चाहते, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं जब इंडिया की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट सेम नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है धक्का चल रहा है। कई चीजें ऐसी होती है, जैसे किसान आंदोलन हो गया, तो उस टाइम पे कई बार धक्काशाही हो जाती है, तब हम हरासमेंट में आके कह देते हैं नहीं जी अलग होना चाहिए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर वाले, पाकिस्तान वाले, कनाडा वाले, जो भी है, वो देश को भड़काते रहते हैं। अब वो जब भड़का रहे हैं तो उनको संभालने के लिए वहां पे क्या चाहिए हमें? मेजर रेगुलेटरी बॉडीज। अगर आप पूछोगे कि अलग होना चाहते हैं, कहेंगे नहीं होना चाहते, ठीक है, ओवरऑल तो ठीक है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज बैठी होती हैं जो एक काम का संभालती हैं। वहां पे अगर देश में कानून बन गया, इतने लोगों को मनाया, जैसे मैं आपको कह रहा था, उस वो मूवी देखोगे आर्टिकल 370, उसमें कई लोग करप्ट होते हैं। धुरंधर मूवी देखोगे, उसमें यूपी वाला वो एक बंदा करप्ट था जिसके सीधा लिंक पाकिस्तान के साथ थे। चीज समझ में आ रही है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं रेगुलेटरी बॉडी में जो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी मतलब देश के ही अगेंस्ट, तो उनको कैसे कराना है? तो ये हमें सबको मनाना पड़ता है कि भाई साहब मान जाओ ये देश के लिए है। अब देश के लिए जब लॉ बन गया इतनी मुश्किल से, अब उसको फॉलो अप भी तो करवाना है। फॉलो अप करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बॉडीज चाहिए, मिनिस्ट्रीज चाहिए। तो उसके बाद मिनिस्ट्रीज आती हैं, अपने अपना डिपार्टमेंट संभालती हैं, जैसे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, सेबी। तो ये सारा प्रोसेस स्ट्रक्चर हम इसमें समझते हैं। हमारे देश में कौन सी कानून है, कौन सी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कुछ है कि नहीं। अब जैसे हम एक बात करते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कोई रूल्स बना दिए, यानी कि एक्ट बना दिया। पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? एक्ट बना दिया। फिर उसके बाद आता है जी कुछ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद नीचे आती हैं हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आता है? हाई कोर्ट्स। अब देखो हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आपको पसंद नहीं आया, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एक्ट ने बोला हुआ है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, एक्ट ने बोला। एक्ट कितनी मुश्किल से बना था, सारे एमपीज को मनाया गया, पूरे इंडिया के, सेंटर के भी, स्टेट के भी। उसमें से 10% एमपी ऐसे होते हैं जो देशद्रोही होते हैं, या जो अच्छे नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं है, अपने लालच में है, उनको भी मना मनू के हमने एक्ट पास कराया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं भाई, ए बी सी ऐसे नहीं लिखना, ए बी सी ऐसे लिखना है, हम कह रहे हैं। मुझे बताओ, हाई कोर्ट कह रहा था ए बी सी ऐसे लिखना है, एक्ट बना हुआ है जो पार्लियामेंट में, वो भी कह रहा है ए बी सी कैपिटल लेटर में लिखना है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी ईगो आ गई, कहते नहीं जी ए बी सी ऐसे लिखना है। अब मुझे बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपेक्स कोर्ट है। अगर आपको पता है तो बताओ, कभी अपेक्स वर्ड सुना हो आपने? अपेक्स मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, वो हाई कोर्ट की जजमेंट को तो चेंज कर सकता है, लेकिन कह रहा है आज के बाद एबीसी शोर चलेगा पूरे इंडिया में। तो एक्ट कहता है चल भाई नीचे रह, नीचे। तुमने सिर्फ जजमेंट दे दी कुछ केस स्टडी सुन के कि मेरे बच्चे को बड़ी एबीसी लिखनी नहीं आती, इमोशनल हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो छोटी एबीसी चलेगी। एक्ट क्या कहेगा? भाई साहब पहले ही बड़ी मिन्नतों से आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या कॉमन केस को तो ओवरराइड कर सकता है, उनको तो बदल सकता है, ऑल्टर कर सकता है, अमेंड कर सकता है, लेकिन एक्ट को अमेंड नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे आपके पास, क्या बात समझ में आती है? तो सबसे ऊपर क्या रहने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ईयर पता है किसी को? याद है? 1900 बोलो, आजादी के बाद था 50। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के लिए वो 18-19 महीने लग गए थे 1947 के बाद, तो 1950 से एप्लीकेबल करवाया गया था। तो उसी के अंडर पार्लियामेंट और एक्ट को पावर दी गई, जहां पे लोकसभा, राज्यसभा, बिल, प्रेसिडेंट, इतनी सारी चीजें हैं। फिर साथ में उनके एक पैरेलल बॉडी बनाई गई। एक्चुअली में मैंने तो एक्ट के नीचे बनाया ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, एक्चुअल में ये एक्ट के पैरेलल यहां पे चलता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। इसको बोलते हैं ज्यूडिशरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ज्यूडिशरी सिस्टम। ये ज्यूडिशरी सिस्टम जो है वो एक्ट यानी कि सरकार के पैरेलल चलती है, क्योंकि सरकार सारी अपनी मनमानी ना करे,
उतनी या थोड़ी सी कम पावर हम एक पैरेलल बॉडी को दे देते हैं। पैरेलल बॉडी को पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, चलो अगर एक्ट ऐसा ऐसा कह रहा है ना, तो आप अपने हिसाब से एक्ट में क्या लिखा हुआ है उसको जज कर सकते हो, बदल नहीं सकते। कई लोगों को नहीं पता लग रहा है एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिख रहा हुआ है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके आप सुलझा लेना मामला। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम होता है, इस एक्ट में जो लिखा हुआ है अगर गलत इंटरप्रिटेशन है, वही वाले केस इधर जाते हैं। तो पैरेलल बॉडी बना दी गई ताकि आप सरकार को भी कभी कभी चैलेंज कर सको। इसके लिए आप मूवी देख लेना जोली LLB 2। सरकार ने बोला ठीक है फलाना फलाना ये चीज है, फिर कोर्ट बीच में आती है, कोर्ट कहती है नहीं इसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, ऐसे है, ऐसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि दोनों बॉडी इंडिपेंडेंट काम कर सके। ठीक है, माना कोर्ट कचहरियां सरकार के अंडर आ जाती हैं 2 नंबरी में, भाई साहब उड़ा देंगे, भाई साहब पैसे दे देंगे, रिश्वत ये वो, लेकिन ये पैरेलल बॉडी चलती है इंडिया में। फिर उसके बाद चलो जी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको बड़ी सारी दे दी जर्नल वाली, अब बीच में शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 लिखते चले जाओ। इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, मतलब पैराग्राफ थोड़े से बोरिंग है। अगर हम इसी को वहां पे पढ़ेंगे सारांश में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो थोड़े कलरफुल में है। तो ऐसी चीजें जब आप रिवाइज करना चाहते हो तो सारांश में से एक बार के लिए ऊपर से गो थ्रू कर सकते हो। नंबर 1, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट लॉ? तुम्हें पता लगा, कभी हैरान हुए लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? इट इज ओनली बिकॉज सिलेबस में दिया हुआ है सर, इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर आप हमें कहो ऑप्शनल है, तुम पढ़ोगे, तुम नालायक हो। तुम होमवर्क नहीं करते, तुम घर पे केस स्टडी नहीं करते, तो यानी कि क्या लो अगर ऑप्शनल हो जाए कोई फॉलो करेगा? हमारे राजपुरा में टाली वाला चौक है, केड़ा चौक है, वहां पे लाइटें लगी हुई है, साल में एक बार ठीक होती हैं, 1.5 या 2 दिन के लिए। लाइटें अगर जग बुझ भी रही हो, तुम रुकते हो राजपुरा में? नहीं रुकते, क्यों? क्योंकि ऑप्शनल है, चलान नहीं कट रहा। वहीं चंडीगढ़ में आप चले जाओ, चंडीगढ़ में गाड़ी चला रहे होगे, आपको लगेगा क्राइम कर रहे हैं भाई साहब, क्राइम। जैसे आप चंडीगढ़, मतलब द मोमेंट यू एंटर इन द चंडीगढ़ ना, आपको लगेगा हम तो कैदी हैं, हमें तो सजा मिलने वाली है अभी। जैसे गाड़ी 50 से 55 हुई, चलान घर पे आ जाएगा, सीधा मोबाइल पे आ जाएगा। तुमने कुछ इधर उधर देखा, पुलिस वाले साथ साथ खड़े होंगे। चंडीगढ़ में तो गाड़ी चलाना ऐसा लगता है क्योंकि कोई क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शनल हो जाती चीजें तो क्या आप फॉलो करते? नहीं सर। सर अगर ऐसे एग्जाम्पल आप हमें दो, सीए फाउंडेशन का सिलेबस कर लो, आपकी क्लियर हो गई, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं कि सर लो, मतलब जो पेपर देने हैं, अगर पेपर ऑप्शनल हो जाए, बता भाई जशन पेपर देने जाएगा अगर ऑप्शनल है? कहता नहीं जाऊंगा। ऑनेस्ट आंसर सभी का यही निकलने वाला है, इंक्लूडिंग माइन। मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, पेपरों से तो डर लगता है। सिलेबस से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। फिर उसके बाद पेपरों से डर नहीं लगता साहब, रिजल्ट से लगता है। रिजल्ट से नहीं लगता साहब, मम्मी पापा के चपेड़ों से लगता है। उनके चपेड़े भी आजकल की जनरेशन से आ जाएगी, रिश्तेदारों के चपेड़ों से लगता है, कितने नंबर आए, है ना। सर सिर्फ यही रिश्तेदार वाला कंटेंट हट जाए ना, हमारे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, फेल हो जाएंगे तब भी साथ दे देंगे, पास होंगे तब भी, है ना। बात किसकी है? पब्लिक ओपिनियन की। तो कह रहे हैं कि ये आपको सारी नॉलेज चाहिए, आप सीए बनने वाले हो तो सीए को ही तो नॉलेज चाहिए, क्योंकि इंडिया में 2-3 लोग ऐसे हैं, जब लॉ अप्लाई करवाने हैं, फॉलो करवाने हैं, तो पब्लिक के पास सबसे पहला बंदा निकलता है सीए, एडवोकेट। ये 2 बंदे ही याद आते हैं। आप कभी भी सोचो, सोचो आपका कोई केस फंस गया कहीं है, कहां जाओगे? सोच के देखो, कोई केस चाहे फाइनेंशियली हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, कहां पे सोचोगे? या एडवोकेट के पास? कोई पैसों वाला मामला हो तो सीए के पास। तो यानी कि जब आपको पता है पब्लिक और लॉ रेगुलेशन के बीच में आप पहली दीवार हो, तो अगर आपको ही नहीं पता होगा लॉ के बारे में कि ये रूल रेगुलेशन है। अब जैसे इंडिया में इस साल 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जो 12 लाख कमाएगा कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी, तो ये लॉ बनाया गया, इंडिया में अप्लाई करवा रही है बॉडीज, जिसकी 13 लाख रुपए इनकम हुई, क्या उसको टैक्स भरना पड़ेगा? यस। अगर वो कहेगा 12 लाख तक तो वैसे नहीं है, 1 लाख पे ले लो, 1 लाख पे नहीं है, 4 लाख तक माफ है। अगर आपका 12 लाख तक है तो माफ है, नहीं तो 4 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये सारा कौन फॉलो करवा रहा है? बॉडीज, मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस। निर्मला सीतारमण ताई आ जाती है ना, बजट लेके, लाल टैक्सी लेके आ जाती है, साड़ी पा के, पता होता नहीं है कुछ क्या करना है, पता नहीं किसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी हुई है। चलो जी, पॉइंट नंबर 2, अवेयरनेस ऑफ लॉ इज असेंशियल टू बिकम अ फुल फ्लैज सीए। हाँ, टाई पहनाओ भाई साहब को, टाई। हाँ भाई साहब, ये बात लिखो, आप भी बनाओ इधर, टाई थोड़ी अच्छी बनाना, बो बना लेना, बो। हाँ जल्दी बनाओ, बना ही नहीं रहे। अरे बनाओ तभी तो याद रहेगा भाई साहब। कह रहे हैं लो की नॉलेज चाहिए फुल फ्लैश सीए बनने के लिए। सीए बनना है तो बन जाओगे, अच्छा सीए बनना है तो लो की नॉलेज चाहिए। दिस इज बिकॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने आपको यही बोला,
पहला बंदा आपको यही मिलेगा ज्यादातर लीगल मैटर्स पे। सो वी शुड पोजेस द नॉलेज, तो ताकि हम सो दैट वी कैन एडवाइज आवर मैनेजमेंट। ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में है, मतलब पीछे कि सीए को लॉ की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, एमसीक्यू में है ये वाला क्वेश्चन, तो इसके साइड पे लिखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ताकि हम अपनी मैनेजमेंट को, क्लाइंट्स को लीगल मैटर के ऊपर थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है टैक्स की लिमिट्स, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट्स, मैंने टैक्स वर्ड लगा दिया क्योंकि इंडिया में 12 लाख तक टैक्स फ्री है, ठीक है, बिजली के यूनिट इतने तक फ्री हैं, फलाना फलाना चीजें। तीसरा, तो समझ में आ गया सीए को लॉ की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, इसका आंसर है ताकि हम एडवाइस कर सके मैनेजमेंट और क्लाइंट को अपने लीगल मैटर्स पे। ओके है जी। तीसरा कह रहे पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी मतलब वही रूल रेगुलेशन, फ्रेमवर्क मतलब जो ओवरऑल सिस्टम बनाया है, फ्रेमवर्क के ऊपर लिखो सिस्टम या प्रोसीजर, फ्रेमवर्क का मतलब होता है पूरा सिस्टम या प्रोसीजर, रेगुलेटरी का मतलब रूल्स रेगुलेशंस, जो रूल रेगुलेशन लॉ आपने बनाया उसका पूरा सिस्टम या प्रोसेस क्या करता है, टू प्रोवाइड द सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने अभी यही तो लिखवाया आपको, तो रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं दैट विल गवर्न द कंडक्ट ऑफ द पीपल, सारे लोगों के ऊपर हम अप्लाई करवाएंगे, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल लेवल पे वही क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ भी हो सकते हैं, बिजनेस लेवल पे हमेशा सिविल लॉ चलते हैं। चौथा डाउन द एजेस, यार ये थोड़ा सा खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस पता नहीं, इन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया, कहते डाउन द एजेस मैन काइंड वॉज इवोल्व फ्रॉम हंटर गैदरर सोसाइटी, हंटर गैदरर सोसाइटी समझते हो, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता हंटर गैदरर सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जो पहले आदि मानव नहीं होते थे, पत्थर एग्रीकल्चर, सिर्फ पहले तो यही होता था ना, हाँ कहता भाले फेंक रहे थे, तो कहते कि जो हंटर गैदरर सोसाइटी होती थी पहले आदि मानव वाली, वो क्या करती थी, पेड़ पत्ते खाती थी, ये करती थी वो करती थी, आग से आग लगाती थी, शाकला का बूम बूम में थोड़ी होता था यार, ऐसा ना कर, मैंने देखा है बचपन में वो। तो कह रहे जैसे जैसे मैन काइंड सोसाइटी इवोल्व होती चली गई, आदि मानव पत्थरों से या एग्रीकल्चर से आगे आती चली गई, मशीनें बनाने लग गई, फलानी फलानी चीजें बनाने लग गई, तो अगर कोई चीजें बनाने लग गए, उनके पूरे राज्य में, उनके पूरे किंगडम में लोग रह रहे थे, तो कोई ना कोई रूल रेगुलेशन